हेलो स्टूडेंट्स। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 2000 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम फेमा एक्ट के निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फेमा एक्ट 2000 की आवश्यकता, फेमा एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदु, फेमा एक्ट 2000 के उद्देश्य, फेमा एक्ट 2000 की महत्वपूर्ण विशेषताएं, फेरा अधिनियम 1973 एवं फेमा एक्ट 2000 में अंतर। अब प्रश्न यह उठता है कि पूर्व में फेरा एक्ट जो लागू था उसकी जगह फेमा एक्ट 2000 को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम देखते हैं कि देश में विदेशी पूंजी तथा निवेश को बढ़ावा देकर तीव्र औद्योगिक विकास के लिए फेमा एक्ट की आवश्यकता थी। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी कानूनों का संशोधन और एकीकरण करने के लिए, विदेशी विनिमय के कोष को बढ़ाने के लिए, किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में आने के लिए व भारतीय कंपनी को विदेशों में स्थापित होने के नियमों का सरलीकरण आवश्यक था। इस कारण फेमा एक्ट की आवश्यकता पड़ी। फेमा एक्ट विदेशी पूंजी भंडार को बढ़ाकर विदेशी विनिमय का विकास करता है। फेमा एक्ट की आवश्यकता विदेशी विनिमय के लेन देन का प्रबंध करने के लिए तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के रखरखाव व सुधार करने के लिए तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में स्थापित होने के लिए आवश्यक परिस्थितियां तैयार करने के लिए थी। इन सारे विवरण से आप समझ सकते हैं कि फेरा एक्ट की जगह फेमा एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेमा एक्ट। फेमा एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदु। नियंत्रण अधिकार। फेमा एक्ट के नियंत्रण अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इसे लागू करने का अधिकार इम्प्लीमेंट्री अथॉरिटी, प्रवर्तन निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के पास है। इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उसे दीवानी अपराध, सिविल ऑफेंस माना जाता है। फेमा एक्ट में कुल 49 धाराएं हैं। इस एक्ट में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग करने का अधिकार है। इसमें जो कंपाउंडिंग शब्द है इसका हम आगे चलकर और विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। फेमा एक्ट एक निवेशक अनुकूल सिविल विधान है, अतः इसके उल्लंघन में केवल मौद्रिक शास्तियों तथा अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इस एक्ट में किसी व्यक्ति को सिविल कारावास का दंड तभी दिया जा सकता है जब वह नोटिस की तिथि से 90 दिन के भीतर निर्धारित अर्थदंड अदा न करे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा एक्ट 2000। फेमा एक्ट 2000 के उद्देश्य। जैसा कि हम सब जानते हैं, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1947 एवं 1973 विदेशी विनिमय की जटिल समस्याओं का समाधान करने में अपर्याप्त एवं असंतोषजनक था। ऐसी स्थिति में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया और इसका स्थान विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 2000 ने ले लिया था।
भारत में पारित एवं 1 जून 2000 से लागू विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 2000 के प्रमुख उद्देश्य है। विदेशी विनिमय कानून का संगठन एवं संशोधन, भारत में विदेशी पूंजी की प्रविष्टि का नियमन करना, भारत में विदेशियों को रोजगार का नियमन करना, विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय पर नियंत्रण करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना, देश के विनिमय संसाधनों का अनुरक्षण करना, विदेशी बिलों में होने वाली हेराफेरी को रोकना, विदेशों से एवं विदेशों को होने वाले भुगतानों का नियमन करना, भारत के विदेशी विनिमय बाजार को सुदृढ़, विकसित एवं बनाए रखना, भुगतान असंतुलन को दूर करने में सहायता करना, भारत में पूंजी के बहिर्गमन पर रोक लगाना, आर्थिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा की पूर्ति बनाए रखने में सहायता प्रदान करना, अनिवासी NRI ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं और विदेशों में जाकर बसे हुए हैं, उनके भारत में रोजगार, व्यवसाय, विनियोजन, पेशा आदि का नियमन करना, देश की वस्तुओं के अनुकूल विदेशी विनिमय में संशोधन सुझाना। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमा एक्ट 2000। फेमा एक्ट 2000 की महत्वपूर्ण विशेषताएं। यह एक्ट पूर्ण रूप से चालू खाते की परिवर्तन नीति के अनुरूप है। इसमें पूंजी खाते के लेन देन हेतु प्रगतिशील उदारीकरण के प्रावधान हैं। इस एक्ट में इसकी आवेदन प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी है और इसमें विदेशी मुद्रा के अधिग्रहण जमाखोरी पर रिजर्व बैंक या भारत सरकार के निर्देश बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिए गए हैं। यह विदेशी मुद्रा के लेन देन को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। पूंजी खाता सौदा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, और चालू खाता लेन देन, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। यह एक्ट भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह भारत के बाहर संपत्ति को खरीद सकता है, उसका मालिक बन सकता है और उसका मालिकाना हक भी किसी और को दे सकता है जब वह विदेश में रहता था। यह अधिनियम एक सिविल कानून है और अधिनियम के उल्लंघन के मामले में असाधारण मामलों में भी इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो सकती है। यह अधिनियम भारत में रहने वाले प्रत्येक विदेशी की भारत के बाहर स्थित शाखाओं, कार्यालयों तथा एजेंसियों पर लागू होता है। यह अधिनियम इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के बाहर किए जाने वाले प्रत्येक उल्लंघन पर लागू होता है। फेमा एक्ट भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक पर लागू नहीं होता। यह अधिनियम वर्ष 2000 से प्रभाव में आया था और जब से यह लागू हुआ है तब से अब तक इसमें कुल 93 संशोधन किए जा चुके हैं। अगले चरण में फेमा एक्ट 2000 का परिचय जानेंगे। 4 अगस्त 1998 को भारत की संसद में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 को निरस्त करने तथा इसका स्थान
ग्रहण करने के लिए एक नया बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल वित्त की स्थायी समिति को संदर्भित किया गया, जिसने संशोधनों एवं सुझावों के साथ अपना प्रतिवेदन संसद के समक्ष 23 दिसंबर 1998 को प्रस्तुत किया था। इस बिल पर निर्णय लेने से पूर्व 12वीं लोकसभा भंग हो गई और लोकसभा के भंग होने के साथ साथ यह बिल भी रद्द हो गया था। अंत में वित्त की स्थायी समिति द्वारा दिए गए कुछ संशोधनों एवं सुझावों को सम्मिलित करते हुए केंद्रीय सरकार ने विदेशी विनिमय प्रबंधन बिल को प्रस्तुत करने तथा विदेशी नियमन अधिनियम 1973 को निरस्त करने का निर्णय लिया। इस प्रकार वर्तमान विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 2000 पारित हो गया। यह अधिनियम 13वीं लोकसभा में पारित किया गया। अब मैं आपको फेरा एक्ट एवं फेमा एक्ट के बीच में क्या अंतर है ये बताने जा रहा हूँ। इन अंतरों को जानकर आप ये समझ सकेंगे कि फेरा अधिनियम की जगह पर फेमा एक्ट को लाना क्यों जरूरी था। इनके अंतरों को हम देखते हैं तो फेरा अधिनियम 1973 में इसे मंजूरी दी गई थी शासन के द्वारा। फेमा अधिनियम इसे संसद ने 1999 में मंजूरी दी और 2000 से ये लागू हुआ। फेरा अधिनियम जो है ये वर्तमान समय में लागू नहीं है, फेमा अधिनियम वर्तमान समय में लागू है। फेरा अधिनियम में अनुभागों की संख्या 81 थी। वर्तमान में लागू फेमा अधिनियम में अनुभागों की संख्या 49 है। फेरा अधिनियम का उद्देश्य भारत में विदेशी भुगतानों में नियंत्रण लगाने और विदेशी मुद्रा का सदुपयोग करने के लिए बनाया गया था। फेमा अधिनियम का उद्देश्य विदेशी व्यापार एवं विदेशी भुगतानों को बढ़ावा देकर देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना था। फेरा अधिनियम इसमें भारत का नागरिक उसी व्यक्ति को माना जाता था जो भारत का नागरिक हो। फेमा एक्ट में भारत का नागरिक उस व्यक्ति को मान लिया जाता है जो 6 महीने से भारत में रह रहा हो। फेरा अधिनियम को क्रिमिनल अपराध की श्रेणी में रखा जाता था, किंतु फेमा अधिनियम जो है इसमें अपराध को दीवानी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। फेरा अधिनियम में दोषी पाए जाने वाले पर सीधे सजा का प्रावधान था। फेमा अधिनियम में दोषी पाए जाने पर सजा तभी होगी जबकि व्यक्ति नोटिस की तिथि से 90 दिन के भीतर निर्धारित अर्थदंड जमा न करे। फेरा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी दोषी माना जाता था और उससे ही यह साबित करना होता था कि वह दोषी नहीं है। इसके विपरीत फेमा अधिनियम में किसी गुनाह के संबंध में सबूत देने का भार आरोपी पर नहीं बल्कि फेमा लागू करने वाले अधिकारी पर होता है। फेरा एक्ट में किसी भी दोषी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता था, पर फेमा एक्ट में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। फेरा एक्ट में कंपाउंडिंग का प्रावधान नहीं था, किंतु फेमा एक्ट में कंपाउंडिंग को अनुमति प्रदान की गई है।
फेरा एक्ट को कठोर कानून कहा जाता था, किंतु फेमा एक्ट को निवेशक अनुकूल विधान कहा जाता है। धन्यवाद।